हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान, जो आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। पहली वीडियो में हम दो खंडों को पढ़ चुके हैं। जैसा कि इस उपन्यास के 36 भाग हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप शुरुआत करें। थोड़ा सा मैं सार है आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा, फिर हम आज की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धनिया है, होरी है, वो राय साहब से मिलने के लिए जाना चाहता है। तब धनिया कहती है कि भाई तुम्हें लौटते हुए देर हो जाएगी, इसलिए कुछ तुम रस पानी कर लो। वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और धनिया को इस बात से एतराज़ है कि तुम इतनी खुशामद क्यों करते हो, इससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, लगान हमारी बेबाक नहीं होती है। होरी कहता है कि भाई जब अपनी गर्दन दूसरों के पैर के तले दबी हुई हो तो उसके पैरों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया है वो थोड़ी सी व्यवहार कुशल कम थी। शादी के उसके 20 बरस हो गए थे। पहला लड़का गोबर 16 साल का था। सोना और रूपा है वो 12 और 8 साल की थी। इसके अलावा वो कहती है 36वां साल में ही धनिया चल रही थी, लेकिन समय के संघर्षों ने उसको क्या कर दिया था, समय से भी उम्र से भी उसको ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया था। होरी भी कहता है 40 साल, होरी का भी 40वां ही साल चल रहा है। थोड़ा सा उनमें मजाक होता है। पांचों पोशाक, वो कहता है कि पांचों पोशाक लेकर के आई है। क्या ऐसा तो साली ससुराल में साली सलहज भी नहीं बैठी है जिनको मैं दिखाऊंगा। वो कहता है कि तुम इतने नहीं हो सजीले जवान की तुम्हें देख करके रीझ जाएंगी। उसके बाद में होरी वो चला जाता है। धनिया उसको देखती रहती है, विचार करती है, क्योंकि सोहाग ही वह तृण था जिसके सहारे वो विपन्नता के इस अथाह सागर को पार कर रही थी। अब होरी की उम्र को देख करके उसे लग रहा है कि वो तिनके का सहारा भी कोई खींच रहा है। इसके बाद में वो चलता जाता है और वो अपने मन में सोच रहा है कि भाई अपने घर में एक गऊ होती तो कैसा होता, बढ़िया सुबह सुबह दर्शन हो जाएं। गोबर को भी क्या है, दूध नहीं मिलता है, मिल जाए। तो इस तरह की वो बातें सोच रहा है। मेड़ पे चलता जा रहा है, आसपास के लोग हैं वो भी उससे राम राम करते हैं। वो सोचता है कि देखिए, बड़े आदमियों से मिलने का यही तो फायदा है, नहीं तो 5 बीघे वाले जमीन के आदमी को आज कौन पूछता। होरी के पास 5 बीघा जमीन है। तभी वो वहाँ से मेड से उतर करके खलेटी में आ जाता है। खलेटी एक ऐसा स्थान, चौड़ा स्थान, जहाँ बरसात का पानी थोड़ी सी तरी रहती है, नमी रहती है। और उसमें चारा वारा उगाता है, क्योंकि वो ज़मीन राय साहब ने क्या करी थी। राय साहब की ज़मीन है और उसको कई लोग महंगे दामों पर लेना चाहते थे, पट्टा लिखवाना चाहते थे, लेकिन वो राय साहब ने किसी को दी नहीं और पशुओं के हित में वो छोड़ दी। अब वो वहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा तरी महसूस करता है। सामने देखता है कि भोला है, वो इसी गांव से लगे हुए किसी नगले का क्या है, पुरवा यानी नगले का क्या है, एक ग्वाला है। और वो अपनी गायों को लेकर के चला आ रहा है। उसकी गाय, आगे वाली गाय है, वो उसको पसंद आई। वो सोचता है ये काश ये गाय मुझको मिल जाती। वो कहता है कि भाई, दोनों में बातचीत होती है कि तुम कैसे लाए। वो कहता है अब की बार तो भाव है मेले का वो बहुत ज़्यादा रहा, इसके मुझे 180 रुपये देने पड़े हैं। 30-30 रुपये मैंने बछड़ों के दिए हैं। और राय साहब तो इसे 100 रुपये में लेना चाहते थे। होरी कहता है कि भाई बहुत बड़ी बात है, अमन को तो गाय का क्या है, दर्शन ही दुर्लभ है, दूध तो कहाँ मैसर हो जाए। तो इस प्रकार की वो बातें करता है। भोला के बारे में प्रेमचंद जी बताते हैं कि वो 50 बरस का क्या था, व्यक्ति था, जिसकी जो स्त्री है वो पिछले वर्ष लू लगने से क्या है, मर गई थी। और वो कहता है कि जिस तरह से स्त्री के, भोला कहता है कि जिस तरह से स्त्री के आ, पुरुष के मर जाने से स्त्री अनाथ हो जाती है, उसी प्रकार स्त्री के मर जाने पर भी मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। अब घर में कोई भी आ, पूछने वाला नहीं रहा, रोटी पानी बनाने वाला नहीं रहा, देखने वालने वाला नहीं रहा। इतना दूध होता है लेकिन उसको खाने पीने वाला कोई नहीं रहा। हुरी समझ जाता है कि क्या है, ये वैवाहिक के चक्कर में डोल रहा है। और उसने उसको क्या है, आसन मिल गया बात करने का। उसने कहा कि भाई मेरी ससुराल में एक ऐसी औरत है जो पीस करके काम चलाती है, उसका पति कलकत्ता चला गया है। तो भोला को भी क्या है उसमें रस आ जाता है। वो कहता है कि तुम बात
चलाओ, किसी दिन मिल आते हैं। वो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा। भोला कहता है कि तुम्हारा यदि इस गाय पे मन हो तो इसको तुम ले सकते हो। वो कहता है कि मैं नहीं ले सकता, मुझ पे नगद रुपए नहीं है। वो कहता है तुम खाते कमाने पीछे दे देना। बात हो जाती है, पीछे पता चलता है, भोला कहता है कि मैं तो भाई चारे की वजह से चारा नहीं था बिल्कुल, क्या करूं। तब होरी कहता है कि भाई अब मैं तुम्हारी गाय नहीं ले सकता, क्योंकि थोड़ा सा तो उसमें क्या था, आ, इतना इतना भी उसमें क्या है, आ, आ, बेरहमी नहीं थी कि भाई वो इस तरह से दूसरे के हाथ पाँव दूसरे का हक मार करके इस तरह गाय को ले ले। तो वो कहता है कि ये भूसा है तो वो आप मेरे गांव से ले आना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी गाय जब मेरा होगा तो मैं ले लूँगा, अब की बार काफ़ी भूसा हो गया है। तो इस प्रकार वो कह करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि एक गांव है बेलारी जो होरी का गांव है, एक गांव है सैमरी जो कि राय साहब का गांव है। राय साहब के बारे में बताते हैं कि भाई पिछले बार सत्याग्रह संग्राम में उन्होंने भाग ले लिया था, कौंसिल का चुनाव उन्होंने छोड़ दिया था, जिससे कि जो असामी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या है, राय साहब से बड़ी ही श्रद्धा हो गई है। लगान वगैरह कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी राय साहब सबसे हंसकर बात कर लेते हैं, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। हाँ, राय साहब अपने पिता के द्वारा करवाए गए धनुष यज्ञ को क्या है, एक नाटक का रूप उन्होंने दे दिया है, जिसमें उनके परिवार के मित्र मंडली के सारे लोग आते हैं। ये नाटक भी हम आगे देखने वाले हैं। होरी सोच रहा है कि मैं कैसे किस तरह से निकलूं, किस तरह से बात हो राय साहब की मेरी नज़र पड़ जाए। राय साहब वो इधर से निकलता है तो राय साहब कहते हैं भाई होरी तुम कहाँ रह गए, आओ। वो कहता है कि इस बार तुम्हें धनुष यज्ञ में राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। इसके बाद वो कहता है कि भाई हमें इस बार प्रोग्राम के लिए 20,000 रुपये उगाने हैं, जिसमें कम से कम तुम्हारे गांव से मुझे 500 रुपये की आशा है। इस प्रकार की उनमें बातचीत होती है। राय साहब बताता है कि भाई हमारा तो क्या है, हम तो नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, सभी लोग मुझसे जलते हैं बेरते हैं। परिवार के लोगों के बारे में बातचीत करता है, अपने जैसे लोगों के बारे में भी वहाँ प्रेमचंद जी का वहाँ पर क्या है, अच्छा वक्तव्य वहाँ पर निकल के आता है राय साहब के माध्यम से। राय साहब का वो है कि बाहर खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इस तरह की बड़े बड़े आदर्शों की बातें हैं राय साहब करते हैं। तभी एक कारकुन आकर के कहता है कि वह असामियों ने क्या है, वो कह रहे हैं कि खाना हमें दीजिए तभी हम काम करेंगे। तब राय साहब एकदम से क्या है, बिल्कुल वेश बदल लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इनकी ऐसी कैसी मजाल, अब तक तो किसी ने खाने के लिए नहीं मांगा। तो इस प्रकार उनको बदलते हुए देखकर होरी मन में सोचता है कि अभी तो कैसे ज्ञान की उपदेश की बातें कर रहे थे और ये एकदम से क्या हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, उसके अब सवार थी कि अब भाई शगुन के रुपए 500 रुपये कैसे कहाँ से आएंगे। तो ये राय साहब की बात उसको रखनी थी। दो पार्ट में हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसी आशा के साथ में दोस्तों हम शुरू करते हैं। कोई भी यदि आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपकी यदि वो हो बात हो, तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। RPSC सेकंड ग्रेड 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सेकंड ग्रेड की, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2026 के नाम से आपकी फर्स्ट ग्रेड की सारी रचनाएं मैं करवा रहा हूँ। देखिए, होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है। दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग लगा दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर, क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा लीं और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हैरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। तो देखिए यहाँ पर होरी का हो गया, राय साहब का हो गया, भूला का हो गया और धनिया, ये हमारे चार मुख्य पात्र अभी तक हमारे सामने आए हैं। और यहाँ पर उसके तीनों बच्चों का वहाँ पर प्रेमचंद जी क्या है, थोड़ा सा
चित्रण कर रहे हैं कि बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल, गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई थी और उसे प्रौढ़ता की गर्मा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। तो देखिए, पहले हम देखते हैं पहले पार्ट में शुरुआत में पहले ही पन्ने पर, तो रूपा की उम्र है वो 8 साल निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी ने कराया 5-6 साल की छोकरी थी, यानी लगभग में यहाँ पर क्या है दोबारा से उम्र बताई है। तो पहले 20 साल शादी को हो गई, 16 साल का गोबर है, 12 साल का सोना है और 8 साल की ये है। 36 साल की 36वें साल में धनिया चल रही है और 40 के ही लगभग में आपका होरी की उम्र है वो अब तक बताई गई है। मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने हीरा की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। हीरा ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां चुकाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भरवाया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। तो यहाँ पर धनिया का जो विद्रोही व्यक्तित्व है वही दोस्तों गोबर है वो लेकर के पैदा हुआ है। धनिया जिस प्रकार कहती है जब इसके बदले हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर ये बार बार खुशामद क्यों करनी किसी की। तो यही बात है वो गोबर कहता है कि हमें भाई बार बार बेगार देनी पड़ रही है, नज़र नजराना है, ये भी क्या है मालिकों को दिए जाने वाले लगान का ही एक प्रकार है। ठीक है, गालियां हमें सुननी पड़ती है, तो तुम्हारी इस चिरौरी बिनती से खुशामद करने से क्या मतलब रहा। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहें, हाँ भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इस सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कह रहा है कि भाई पहले तो इसने कहा था कि भाई जिसके पाँव के तले गर्दन दबी हो उसी को सहलाने में कुशल है। दूसरी तरफ इसने कहा था कि भाई ये राम राम वगैरह लोग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों से मिलते जुलते रहने का ही प्रसाद है, वरना 5 बीघे के मालिक को कौन पूछता है, उसकी विसात ही क्या है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, जब गुलाम बना दिया हो तो अपने क्या बस की बात है। यह सलामी की ही बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली, द्वार पर यानी दोस्तों छप्पर वगैरह डाल देते हैं, और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तो देखिए हमने तो क्या है द्वार पर छप्पर तक डाल लिया, तब भी हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि घूरे यानी एक व्यक्ति है उसने द्वार पर क्या कर लिया था, खूंटा गाड़ लिया था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड के ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदे ने कुछ नहीं कहा, दूसरे खोदें तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है, कभी बाहर निकलते हैं कभी केला देते हैं, फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ करने वाला नहीं हो सकता। देखिए पहली वाली बात है वो यहाँ पर प्रेमचंद जी दोबारा कह रहे हैं। पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई।
उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती, क्या पाँव टूट गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार की मनोविज्ञान की गहरी समझ प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं। रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर डिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका बहन हमको रोज चढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निवाह है तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया, सोना ना हो तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए और कंठा कैसे बने। तो यहाँ पर ये मोहन, हार, नथुनिया ये हारों के नाम हैं, आभूषणों के। गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया, शामिल हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। तो यहाँ पर गोबर है वो क्या है, रूपा के समर्थन में दिखाई दे रहा है। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ना ठहर सकी। उसकी क्षुब्ध आंखों से हो उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। तो क्या कह रहा है देखिए, ये क्या है, सोना बड़े आदमियों के लिए है और हम गरीबों के लिए रूपाई है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब एक जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ दी। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। भाई इसने कहा है कि सोना है वो बड़े आदमियों के लिए होता है, ठीक है, तो गेहूं तो बड़े आदमी खाते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए कह रही है कि भाई जब गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, सोना बड़े आदमियों का होता है, तो इसने कहा है कि सोना चमार हे राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह ना सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर, काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था, होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी, अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वहारे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, मेलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता, और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। तो यहाँ पर गोबर है दोस्तों, वो एक विद्रोही प्रवृत्ति के युवक के रूप में सामने आता है। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे? जायदाद यानी कि जायदाद। हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती।
जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जी किसान की विडंबना को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई किसान के पास ले दे करके क्या है, खेती है, खेती ही वो छोड़ देगा, चाहे उसमें नुकसान है चाहे नफा, नफा मतलब फायदा तो उसमें है ही नहीं। तो नुकसान होने पर भी किसान की मर्यादा है कि वो खेती को नहीं छोड़ सकता। नौकरी कहीं मिलती है फिर मर्जाद भी पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। यानी कि मर्यादा का देखिए कितना बड़ा लवादा है कि मर्यादा के चक्कर में किसान खेती के में पड़ा रहता है और कर्ज के सागर में डूबता चला जाता है। फिर मर्यादा भी तो पालना ही पड़ता है, खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी ना चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए, हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, दो चार गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोवर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या मज़े से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपए ना जमा हो पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं, धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वे बराबर हैं, होरी कहता है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान से करके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये होरी है, होरी के व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी है कि वो धर्म में विशेष विश्वास रखता है और ईश्वर की मर्जी में विशेष विश्वास रखता है। बहुत बार स्थानों पर हमें देखने को मिलेगा कि भगवान को वो क्या है, अंध अंध होकर के मानता है, बाकी भगवान जो करता है सब कुछ है वो भाग्यवादी यहाँ पर होरी दिखाई देता है कि यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। तो यहाँ पर पुनर्जन्मवादी मान्यता, कार्मिक विधान और जो भाग्यवादी है सोच यहाँ पर होरी की हमें दिखाई देती है। यह सब मन को समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए गोबर की सारी बातें विद्रोही व्यक्तित्व की प्रतीक हों। यह तुम्हारा भ्रम है, मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है, अपने बल पर, अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन कैसे पचे। तो आपने देखा होगा कि भाई बात है गोबर है वो सीधी सीधी साफ खरी कह रहा है, बड़े बड़े आदमी हैं वो दान करते हैं, क्यों, किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अपराध बोध रहता है। और जैसा कि राय साहब की बात हम सुन रहे थे कि हम दान धर्म भी करते हैं तो किसके लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, हमारा अहंकार है जिसकी हम तुष्टि करना चाहते हैं दान दे करके, दूसरों की भलाई करके, हमें किसी से कोई परवाह नहीं है, बल्कि हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। तो नहीं, किसानों के बल पर मजदूरों के बल पर यह पाप का धन कैसे बचे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें, हमें कोई दोनों जून खाने को दे दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें, एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं, तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आपने गोदान उपन्यास कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आप लगातार क्लासों के साथ में बने रहिए और लगातार पूरा उपन्यास एक बार पढ़ करके जाइए, उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी करना, तो आपको देखना कितना आपको शानदार मजा आता है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को उषा नहीं है। तो अब क्या है,
वो कहता है कि भाई थोड़ा चलेंगे, पहले हम भूसा निकाल करके रख दें, क्योंकि भूला आएगा और वो भूसा ले जाएगा। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ, वह संकट में है उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी, दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू पर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जबानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ में आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है मगर ऐसी की आदमी देखता रहे। तो जो वहाँ जो बात हुई थी वो यहाँ पर होरी जी अपने परिवार के सामने धनिया तो कह रहे हैं। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारी यही धर्मात्मपना तो तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सहित में तुम्हें हाथ में आ जाए। कहीं भूला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई करते ठीक करते फिरोगे। धनिया ने ठीकी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भोली भाला किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया, उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता। अब देखिए धनिया की, देखिए विद्रोह स्थिति है जहाँ तक तो, औरत जहाँ तक तो क्या होती है, हर चीज़ समझती है, अपना भला बुरा सोचती है, लेकिन जब औरत की प्रशंसा करने आ जाए तो वो अपना क्या है जान न्यौछावर कर देती है। तो अब यहीं बहुत व्यवहार व्यवहार कुशल और बहुत ही मनोविज्ञान की समझ है वो रखता है यहाँ पर होरी, लेकिन उसको जो भाग्यवादिता है, पुनर्जन्म की जो उसकी सोच है, वो उसको यहाँ पर मात दे देती है। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, ऐसी लक्ष्मी है ऐसी सलीकेदार है। तो देखिए इसी से धनिया है वो हल्की पड़ जाती है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले, कि मन को यदि अच्छा लगता है तो वो मूड हिलाता है। हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मागे भारा भारा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती तुम्हारे। अब देखिए यहाँ पर धनिया का क्या है, विचार बदल गया, तुम्हारे भागी खोटे हैं, मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी, लालचन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। जबकि देखिए ये बातें हमारे कहीं नहीं हुई भोला से होरी की, लेकिन वो क्या है उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी, ये धनिया कह रही है। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाय कर दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे, जिस दिन तुम्हारी, देखिए औरत की बड़ी कमजोरी है कि क्या है वो प्रशंसा पे चिपक जाती है। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं।
बहुएं भी तो वैसी ही चटोरे नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है। और भोला रोते काहे को है। गोबर आकर बोला, भोला दादा आप पहुँचे, मन दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट। तो अब देखिए धनिया कहाँ क्या बात कर रही थी, और अब उसके मुंह से प्रशंसा करने के बाद देखिए अब क्या सेवा पानी करेगी। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस बस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। पाहुने यानी अतिथि हैं, मेहमान थोड़ी हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे घर पर आए पर नहीं आते। इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डिब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तमाकू सहू आयन की दुकान से ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई कभी ना हुई हो गई। तो देखिए, औरत यदि घर की खुश है आपको देख करके, तो यूँ समझ ले आपकी खातिरदारी होगी, चाहे आप कोई भी हो। और यदि औरत नहीं है खुश, तो फिर आपका उस घर में टिकना संभव नहीं है। तो औरत के जैसे अपने मायके वाले आ जाते हैं मान लो, तो वो क्या उनसे खुश खूब खातिरदारी करती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन पड़े रहो। लेकिन कहीं और कोई आदमी आ जाता है, रिश्तेदार आया, तो उसे दिक्कत आ जाती है। तो यदि आप कहीं किसी के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो मालकिन है उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करना सीखे। ये प्रेमचंद जी हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आट में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने अब ये खातिरदारी इसलिए तो की जा रही थी कि भोला खातिरदारी देख करके क्या है पूरी तरह से क्या करे, प्रशंसा करे। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला, तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़बूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, माला मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता मत दो, न्योता मत दो, या फिर दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी ही आए हैं, चंगेरी लेकर के चलते। देते ही तो 2-3 खांचे दो, भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना पक्ष ले रही है धनिया। तो यहाँ पर क्या है, होरी की भी यहाँ पर निंदा करने को उतर आई है, जो अभी तक भोला की कर रही थी मलामत यानी कि निंदा। चंगेरी एक छोटा सा दो क्या है, फूल पत्र छोटा पात्र होता हुआ उसको चंगेरी बोलते हैं। 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। तब क्या एक खांचा देकर टालोगे, गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना गोड़ने से ऊख सूख तो न जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते, भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं। ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे, यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल दो और उसके घर तक भी पहुंचा दो, लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। तो देखिए क्या आ रही है यहाँ तक, और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो नेवता देने के पहले ही सोच लेना था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मोरवत मुरीबत की तरह ही की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता।
अभी जमींदार का प्यादा आ जाए, अब धनिया कह रही है कि अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे। बरोबत माने है छूट देना या दया करना किसी पर, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा लड़का और लड़की सब, और वहाँ शायद मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है, हाँ वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहा, मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, यह तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कोड़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास ना था। वह समझता था कि यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी को लग रहा है कि भाई गाय वगैरह दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि धनिया है, धनिया को तो अपनी चीज़ मिल गई थी, उसकी प्रशंसा मिल गई तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। जा रहा है अपना पराया वो सब कुछ भूल गई थी। गोबर है वो कोड़ रहा था कि भाई कुछ ना कुछ ये डोकरा हमारा कुछ ना कुछ क्या कराता है, अपना नुकसान ही करवा लेता है। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बीड़ माने होता है दोस्तों क्या है, स्वापी वगैरह का हम वजनदार चीज़ अपने सर पे रखते हैं जिससे कि ज़्यादा जोर नहीं पड़े, तो हम क्या बना लेते हैं, घिरनी बना लेते हैं, वो एंडुआ कहते हैं, तो वो बना लेते हैं बीड़, वही शब्द है ये देशज भाषा का। तो बीड़ बनाकर सर पर रखते हुए कहा कि मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं अभी दो और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा, मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिससे मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूषा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू शामियाना गड़ गया है, अब की लीला मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा कि तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भूला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तुम्हारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन तीन तीन हैं, सहुआइन अलग, मगरू अलग, दाता दीन पंडित अलग। देखिए महाजन है वो के हैं या नाम आए हैं, सहुआइन का आया है, मगरू का आया है, दाता दीन पंडित का आया है। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका, जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह के फायद करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों की त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ व्रत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई, आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ, आदमी वह है जिसके पास धन है। तो ये देखिए भोला यहाँ पर कह रहा है कि आदमी कौन है, जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं। अख्तियार यानी कि दोस्तों क्या है, अधिकार, इल्म माने ज्ञान।
हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। जाफा मतलब दोस्तों क्या है, इजाफा के संदर्भ में ये बात आई है। तो ये कथन है भोला का, आपको याद रखना है कि हम में आदमियत कहा, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे खेत पर मेड़ पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसा करे। प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद जी शानदार बात कह रहे हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। आप कभी भी पुराने आदमी बैठे हों, दो चार आदमी बैठे हों, उनकी आप बातचीत सुनना, उन पे 90 80 90% वही बात रहेंगी कि भाई हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था। पुरानी बातों को वो लगातार दोहराते रहते हैं। तो अतीत में बड़ा सुख था, वर्तमान में आजकल तो साहब कछू ना है। पहले खाने ऐसे थे, ये थे, वो थे, आजकल तो ये हो गया है। उस टाइम के लोग भी ऐसे कहते थे कि भाई पहले तो ऐसा था, ये था, वो था, और क्या है आजकल, क्या है भविष्य में, आगे जान का होगा। तो इस प्रकार की बातें क्या है बड़े बूढ़ों में चलती रहती हैं और वो अपना टाइम पास करते रहते हैं। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया। और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे, अलगोजा माने होता है दोस्तों अलगाव, ठीक है, न्यारा होना, कि इस समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। रंज यानी दुख। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी। मुद्दई यानी कि दोस्तों क्या है, लड़ने वाले, मुद्दा बनाने वाले, शिकायत करने वाले, दावा करने वाले। यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे। फिर वह बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सब दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने नाम का कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए दो तो चार चार गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ा करके कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। पटती इसीलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। अब देखिए यहाँ पर भी जो बुढ़ों की जो गलत आदत होती है या उनकी लाचारी होती है, जैसे भी मान लीजिए कि भाई वही सामने आ रही है भोला के रूप में, कि बड़े बूढ़ों का दिक्कत ये होती है कि वो क्या है, अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं और कोई ना कोई बात हो उसमें अपनी राय जरूर पेश करेंगे और उसको ही मानने के लिए क्या करेंगे, वो बाध्य करेंगे, जिससे कि घरों में क्या होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या कह रहा है कि देखिए मटती नहीं कि मैं किसी की कुचाल देख करके, और उन्हें हर कोई कुछ भी करे, उन्हें हर आदमी की क्या लगती है कि ये गलत जगह कर रहा है, गलत काम कर रहा है। उन्हें सब चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। बल्कि वो ये नहीं समझते कि भाई हमारी पीढ़ी और जो नई आने वाली पीढ़ी है उसमें 20 30 साल का, 40 50 साल का अंतर आ गया है। अब चीज़ें बदल गई हैं। वो हर चीज़ अपने हिसाब से, अपने समय की जो सही थी वही चाहते हैं। तुम जुआ खोलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से। खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ,
मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोज कर करेंगे, जेठा कामता, जेठा यानी दोस्तों जो उसका बड़ा बेटा है, कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं, छोटा जंगी है और वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती जाती है मेरे सिर सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया। सोने की हंसिया मतलब जिसको ना उगलते बनता है ना ही निगलते बनता है। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी, तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर वर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निवाह नहीं, जाकर लेवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजें यानी कि भाभियाँ कि दिन रात उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है, विपत की मारी यहाँ आई यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे यानी ग्वाले ही बसते थे, और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी ना थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था वे रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों से मानो यौवन लहर मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी छोटी भीतर धसी हुई, माथा पतला पर बक्श का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। तो आपको किसी का दोस्तों चरित्र चित्रण की 2 लाइन देकर भी पूछ सकता है कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पर किसका चित्रण किया है। तो ये कह सकते हैं कि भाई उसकी मांसल स्वस्थ सुगठित यौवन लहर मार रहा था, उसके कपोल फूले हुए, आंखें छोटी भीतर धसी हुई, माथा पतला, बक्श का उभार, गात का गुद आंखों को खींचता था। किसके बारे में कहा है? तो ये किसके बारे में है? भोला की बेटी है झुनिया, उसके बारे में। उस पर छपी छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और हीरा के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं, होरी महतो को पहचानती है ना। फिर होरी से बोली, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। कि नाटन खेती यानी कि नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुँह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जबे होंगे, सबके सब आलसी हैं कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़होना भी करेगी तो भुन भुना कर, मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेमते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत जगत होती है दोस्तों, कुएं की जो मेड़ होती है
पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ, रोज रोज आने से मर्जाद भी नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। तो देखिए, ये कथन है आपको किसका है, धनिया का, वाह, झुनिया का कथन है कि भाई महीने में एक बेर आओगे तो क्या दूंगी, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे तो केवल चिलम दूंगी। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को मैं माची दूंगी। और रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे। तो ये क्या है, हमारे समाज की या व्यवहारिकता है कि हम कहीं रोज रोज जाते हैं तो हमें वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है, घर की सी स्थिति हो जाती है। और यदि कहीं ज़्यादा दिन हम जाते हैं तो वहाँ हमें सम्मान मिलता है। तो कहाँ हमें कैसा सम्मान चाहिए वो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर है। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। अब देखिए, दुनिया वैसे है भले लेकिन बड़ी चालाक है। यह कहते गोबर को फांस लेती है ये। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया, एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी। मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है कि इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसके द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। कौन सी बात, जो भोला की शादी वाली बात है। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे कि मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी, यानी किसके रूप में, दुनिया के रूप में। उसके मन में अभिलाषा जाग जगी थी, प्रेम की अभिलाषा। तो देखिए, होरी को तो अपनी चिर संचित यानी लंबे काल से किसकी आशा थी, उसकी गाय की, तो उसको तो गाय मिल गई। और गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई, उसके मन में अभिलाषा जाग उठी, प्रेम की अभिलाषा। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। दुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत्त आशा की भांति अधीर और चंचल। तो ये हमारी दोस्तों आज की क्लास रही थी, जिसमें जिसमें हमने जाना कि होरी राय साहब से मिल कर के, और वो कहते हैं कि भाई शगुन के रुपए हैं, ठीक है। उसे लगता है कि कम से कम भाई 2 4 5 रुपये देने पड़ेंगे, और 500 कैसे शगुन के जुगाड़ करूँ, इसी चिंता में वो चला आ रहा है। और देखता है कि खेत में तीनों बच्चे हैं वो अभी लगे हुए हैं। गोबर है वो लगातार काम करके दिखाना देना चाहता है। सोना है वो भी लगी हुई है। तीनों का चित्रण है वो किया हुआ है, ठीक है। तभी कि वो कहते हैं चलो भाई घर चलो, और आज का काम है वो कल कर लेना। तो तीनों बातचीत होती है, तो रूपा को वो क्या है, होरी उठा लेता है। तो वो उनमें बहस हो जाती है कि भाई सोना है वो तो क्या है, इसका नाम सोना क्यों रखा, मेरा रुपया क्यों पड़ा। यहाँ पर जैसे तैसे उसको समझाया जाता है। इसके बाद में गोबर कहता है कि भाई जब कुछ करने से मिलता नहीं है तो तुम ये बार बार खुशामद करने क्यों जाते हो। उनमें ऐसी बातचीत होती है। होरी अपने तर्क देता है, गोबर अपने तर्क देता है, ठीक है। गोबर क्या है, एक विद्रोह से भरा हुआ एक बालक है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। कलसा निकाल करके रूपा को नहलाया जाता है। फिर रस वस बना लाती है रूपा वगैरह। इसके बाद में बातचीत होती है कि भाई तीनों में, वहीं गोबर की उसने विद्रोह वाली व्यक्ति
व्यक्तित्व है। धनिया का भी वही है कि तुम रोज़ रोज़ ये करते हो, क्या मिला है? तो वो कहता है कि भाई मैंने अपने द्वार पर छप्पर लगाया तो मुझे किसी ने नहीं रोका, और घूरे ने क्या कर दिया, अपने द्वार पे खूंटा ही बाढ़ दिया, तो उसे क्या देनी पड़ी, डांट देनी पड़ी। तो इस प्रकार की बातें वो कहता है। भाग्यवादी इंसान है कि भाई भगवान को क्या मिलेगा, जो दिया है वो मिलेगा। इसके बाद में सब में बातचीत होती है, तो अंत में गाय की बात आती है कि भाई भोला आने वाला है, उसके लिए भूसा निकाल करके रख दीजिए, कि तुम किसी को क्यों दे आए। गोबर को इस बात से चिढ़ थी कि ये डोकरा कहीं भी जाता है तो अपना नुकसान करवा के आता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं कोई फालतू नहीं हूँ, मैं हर किसी से अपने मतलब के लिए मिलता हूँ। तो वो सारी बात बताता है, ऐसे ऐसे गाय की बात हुई थी। उसे लगता है, सबको विश्वास होता है कि भाई धनिया अविश्वास करती है कि इस तरह से भोला कैसे देगा। वो अभी तक उसने कहा, गाय की बात तो छोड़ो, उसने तो दूध के लिए भी नहीं पूछा। तब वो धनिया को मनाने के लिए भोला के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा करवाता है कि भाई भोला तो ऐसा करता है कि जिस दिन तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं उस दिन मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है। उसकी बैयर की बुराई करता है कि भाई उसकी बैयर तो बड़ी लालचिन थी, ये थी वो थी। इस प्रकार कह करके वो धनिया को बिल्कुल उससे खुश कर देता है। इसके बाद में खांचा भरवा के रख देता है। वो कहती है कि एक खांचे से क्या होगा, भोला आ जाता है तो देख होरी सोच में पड़ जाता है कि बड़ा भारी खांचा है, एक मन चला जाएगा, और दो दूसरा लिया तो दो मन चले जाएंगे। धनिया कहती है कि भाई तुम बढ़िया उसकी खातिरदारी करती है, रसपानी करती है, और भोला है वो भी उसकी प्रशंसा करता है कि जब भाई घर में ऐसी लक्ष्मी हो, जब सबका आदर सत्कार जानती है। पूरी तरह से धनिया खुश हो जाती है। तो वो कहती है कि भाई तुमने जब नेवता दिया था तभी सोचना चाहिए था, अब नेवता भी दे दो, भरपेट जमाओ भी नहीं, तो कोई मतलब है नहीं। तो वो कहती है कि भाई अब कि साथ में क्यों नहीं लाया, कि तब तुम चले जाओ। तो दोनों बाप बेटे भर करके चलते हैं खांचों को। रास्ते में और बातचीतें होती हैं। इसके बाद में वो घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई आ, दोनों बहुएं हैं वो कंडे था गोबर पाथ रही हैं, और झुनिया है वो खड़ी हुई। झुनिया उसकी बेटी है। उसका पति बम्बई में काम करता था, लेकिन कहा है किसी मुसलमान ने चाकू मार देने उसकी आ, हत्या हत्या कर देता। उसके बाद में दुनिया को वो अपने घर ले वाला आता है। अपने घर का वो रोना रोता है कि भाई मेरी औरत थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से बहुएं आई हैं तब से मेरी बरकत है वो भी उठ गई है। इन पे घर चलाना नहीं आता है, बैलों के बिना खेती नहीं होती है, नाटे बैलों के बिना, और बहुओं से घर नहीं चल सकता है। इस प्रकार की बातें हैं। पानी वानी पीते हैं, और वहाँ पर क्या है, गोबर उस पर रीझ जाता है। झुनिया भी अब पति के मरने के बाद में स्वतंत्र हो गई थी, उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्रकार की बातें चलते हैं, और वो कहता है कि भाई तुम ये गाय कल गाय को खोल लेना, और वो कहता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं, चारा खा रही है, कल ला करके खोल ले जाएगा। और ही कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है। वो कहता है कि इसके खोल करके गाय को ले जाओगे तो मैं मेरी जो शादी वाली बात है वो ध्यान रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों क्या है, होरी खुश था क्योंकि उसकी जो चिर संचित अभिलाषा थी वो पूरी हो गई थी, और जो गोबर है उसको क्या है, प्रेम की अभिलाषा यानी कि दुनिया से क्या है, उसका बिल्कुल टांका बिड़ गया था। तो यहाँ तक हमने देखा 3 पार्टों में। अगले चौथे पार्ट में अगली हम कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।